इस सबके हित सही रखूंगी मैं अपना आहार स्वयं। भाव बुद्धि चिंतन कर्मों में सदा रखूंगी मैं संयम। इस सबके हित सही रखूंगी मैं अपना आहार स्वयं। भाव बुद्धि चिंतन कर्मों में सदा रखूंगी मैं संयम। तुम्हें श्रेष्ठता देने को तुम्हें श्रेष्ठता देने को मैं स्वयं श्रेष्ठ बन जाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुना। हमारी ये डॉक्टर साहब प्रोफेसर एंड हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट है SIARAM भोपाल में। इन्होंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से किया है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग फ्रॉम आर्य पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वर्ली मुंबई से, और अभी PhD कर रही हैं दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा से। इतनी सारी क्वालिफिकेशन तो उनकी है ही, साथ ही उनके रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छपे हैं बहुत से। और भी उनका जो मेन जो उनका फील्ड है जिस पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है वो है प्रेगनेंसी केयर पर, और इनफर्टिलिटी पर भी उनका बहुत अच्छा काम किया गया है। और अभी उनका एक क्लिनिक है नागपुर में, आयुष्मान पाइल्स एंड गायनोकोलॉजी क्लिनिक। तो इस तरह से इतनी सारी उनकी क्वालिटीज हैं कि जितना भी हम कहें कम है। अगर मैम मुझसे कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ मिस कर दिया हो या कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। धन्यवाद पूजा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया मेरा। कोई गलती नहीं, आपने जो सही बताया है सब कुछ। मैं डॉक्टर वर्षा अढ़ाव अभी प्रेजेंट भोपाल में हूँ। बाकी तो मैम ने बता दिया है, पूजा जी ने। तो आज हमारा लेक्चर अभी लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है गर्भावस्था में आयुर्वेदिक उपचार एवं सावधानियां। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लेकिन पहले हम उपचार और सावधानियां समझने के पहले कुछ चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमें समझनी होगी। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रेगनेंसी है हर फीमेल की लाइफ में, ये एक इम्पोर्टेंट पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, है ना। किसी को इजीली रह जाती है, किसी को उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, लेकिन हर किसी की प्रेगनेंसी ये प्रेशियस ही होती है, इम्पोर्टेंट होती है ना। तो कुछ जो जनरल चीजें हैं प्रेगनेंसी के बारे में, ये अगर हम समझे तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि पेशेंट टू पेशेंट हर प्रेगनेंसी अलग होती है। ठीक है, और इवन मैं ये भी कहूंगी कि पेशेंट टू पेशेंट छोड़िए, एक ही पेशेंट में उसकी पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी, और अगर कभी तीसरी हो रही है तो तीसरी भी प्रेगनेंसी, वो वेरिएशंस रहती है, उसमें अलग होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ मुझे पहले बार ऐसे मुझे ऐसे सिम्टम्स आए थे, तुम्हें ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था, मेरे डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट दिया था। ये जो कॉमन डिस्कशंस होता है, फीमेल्स जो है, जो भी जितनी महिलाएं होती है, उनको आदत होती है कि अपनी जो प्रॉब्लम है डॉक्टर से डिस्कस करने से पहले वो अपने आजू बाजू की जो फीमेल्स है, नॉन डॉक्टर फीमेल्स जो होती है, उनसे वो डिस्कस करती है। तो आप करिए, डिस्कस करिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी को दी हुई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि आपको भी वो लागू होगी। ठीक है, तो ये बात पहले आप ध्यान में पक्का माइंड में बना लीजिएगा कि पेशेंट टू पेशेंट एंड पेशेंट, एक ही पेशेंट में प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, और अभी क्या हो गया है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, मतलब हम जब ओपीडी में पेशेंट्स को देखते हैं तो क्या होता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं, स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं घर में, तो वो बोलते हैं कि इतने इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराने हैं, ये मेडिसिन क्यों खानी है, सोनोग्राफी क्यों करनी है, हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था,
है ना। ये आप लोग, मुझे लगता है हर किसी ने ये घर में ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पहले के टाइम और अभी के टाइम में बहुत सारी चेंजेस आई है। जैसे कि बहुत से डिसीजेस है जो पहले नहीं थे, और क्या हो गया कि हर किसी को, हर कपल जो है उनको एक या फिर दो ही बेबीज चाहिए होते हैं। तो उनके लिए वो बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। तो डॉक्टर भी एंड सब जो पेशेंट्स भी है वो भी कॉन्शियस हो गए हैं कि हाँ नहीं, हमें एक ही बेबी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी चाहिए इन एवरी सेंस। अगर हम उसकी फिजिकल बात करें तो फिजिकली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमें मेंटली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर साइड से हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो ट्रीटमेंट, मतलब गवर्नमेंट में ने भी इसमें कुछ पॉलिसीज ऐड किए हैं। जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो तो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं की है। आप देखते होंगे, आप ऐड देखते होंगे टीवी पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको जो भी कुछ कंप्लेंट है घर पे ही उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। दूसरा है डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो, प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में कुछ, कोई भी अगर डिसीज होता है उसमें ऐसा होता है कि ये करना चाहिए या फिर वो नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में तो ये सबसे ज्यादा होता है कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि ये करिए या नहीं करिए, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, क्योंकि घर में बोला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें लगता है अरे डॉक्टर ने तो बोला है कि कर सकते हैं। इवन आजकल दो चीजें और ऐड हो गई है, गूगल है, यूट्यूब है ना, जो भी सोशल मीडिया है। इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ बेसिक सी जो बातें हैं मैं आपको आज बताने वाली हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डूज यानी क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको योगा यानी योगासन जो करना है। अभी आपने गर्भ संस्कार क्लास ज्वाइन किया है तो आप जरूर इसके बारे में अवेयर हो, ये तो मैं समझ सकती हूँ। तो आप योगा करिए, लेकिन योगा या फिर एक्सरसाइज का मतलब यह होता है कि एक्टिव रहना, ठीक है। मेंटली भी आपको एक्टिव रहना है और फिजिकली भी आपको एक्टिव रहना है। तो ये जरूरी है, और माइंड रिलैक्स रहने के लिए योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। उसके बाद होता है प्रॉपर स्लीप। अभी एक पेशेंट थी मेरी, उसे लग रहा था कि मुझे मेरे बेबी के लिए सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे योगासन करना है, मुझे सुबह उठ के ये खाना है वो खाना है। तो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो सुबह ही 4 बजे 3:30 बजे उठ जा रही थी। तो इससे फिर उसे बाकी दूसरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो प्रॉपरली नींद नहीं ले रही थी। उसके रीजंस उसके अपने थे, लेकिन फिर मुझे बस उसे इतना ही बताना पड़ा कि बेटा बाकी सब ठीक है, तुम कर रही हो दैट इज गुड, लेकिन अगर स्लीप तुम अच्छे से नहीं लोगी तो जो तुम करना चाह रही हो अपने बेबी के लिए वो उस तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो नींद इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो डोपामाइन सीक्रेट होता है जिससे कि मदर जो है वो हैप्पी रहेगी और बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। और बैलेंस डाइट, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एक हम बोलते हैं जीव है जो आपके यूट्रस में, गर्भाशय में पल रहा है, तो उसकी ग्रोथ के लिए जो जो जरूरी है, मतलब नेचर ने तो ऐसे बनाया ही है सब कुछ कि उसकी ग्रोथ तो होगी ही, लेकिन उसे हम अगर कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। वो हम आगे भी देखेंगे। कुछ जो चीजें हैं कि अल्कोहल है, टोबैको है या फिर स्मोकिंग है, ये चीजें अवॉइड करने के लिए हम बताते हैं, लेकिन पेशेंट्स ज्यादातर अपनी इंडिया में फीमेल पेशेंट्स तो ये कंज्यूम नहीं करती है। लेकिन क्या होता है, एक देखा जाता है उनके घर में जो भी कोई जेंट्स है, हो सकता है कि उनके हस्बैंड हो या फिर इन लॉज हो या फिर ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये पैसिव स्मोकिंग हो जाता है कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अगर उनके बाजू में बैठे हो तो जरूर उसका इफेक्ट आपके बेबी के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रहना,
देखिए, अभी बीइंग अ फीमेल आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दिन ब दिन स्ट्रेस होती है, जैसे कि घर के टेंशन है, बेबी जो आपके यूट्रस में बढ़ रहा है उसका टेंशन है, उसके बाद में हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश हमें करना है कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप योगा और मेडिटेशन अगर साथ में करते हो तो जरूर आप आपके मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद में डोंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को कोई दिक्कत हो। तो क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि आप अगर हील्स पहन रहे हो, ज्यादा हील्स पहन रहे हो, तो हो सकता है कि कभी आपका पैर फिसल गया और फिर एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी एब्डोमेन को लग सकता है, या फिर टाइट कपड़े पहनने से जो ग्रोथ हमें चाहिए, एब्डोमेन में ग्रोथ होने के लिए जो जगह हमें छोड़नी पड़ती है, कि वो टाइट कपड़ों से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि आप अगर हमेशा नहीं पहन रहे हो, एक आध बार पहन लिया, तो उससे कोई इतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। और कैफीन कैफीन अगर मैं आपको बताऊं तो कैफीन होता है कि चाय या कॉफी पीने की आदत होती है किसी को, तो दिन में एक आध बार पी लिया तो उससे भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन किसी को अगर ज्यादा पीने की आदत है, कैफीन सबसे इंपॉर्टेंट अपने जो डाइजेशन होता है उस पे हार्म करता है, अफेक्ट करता है। तो आप भले ही आप इतना अच्छा अच्छा डाइट ले रहे हो, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन होके वो बेबी तक पहुंचना जरूरी है, जिसमें कैफीन आपको वो नहीं होने देगा। ठीक है। और एक्सरसाइज बताया है मैडम ने, तो फिर हम ये एक्सरसाइज मतलब विगरस एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा योगा मेडिटेशन करना है, जो कि बैठ के या फिर सो के भी हो सकता है, और आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हो, कि आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर हम ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करिए। ट्रैवलिंग और लॉन्ग आवर जर्नी भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए आप पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपकी यूएसजी में सोनोग्राफी में क्या चेंजेस है वो देख के आपको वो सजेस्ट करेंगे। लेकिन ज्यादातर कोशिश करिए कि आप ये 9 मंथ्स में कुछ प्लान मत करिएगा। ठीक है। वैसे अगर कोई पूछे ही मुझे, तो मैं बता दूं आपको कि ट्रैवलिंग अगर करना है और कुछ भी आप में कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहले 3 महीने छोड़ के और लास्ट के 3 महीने छोड़ के, जो बीच के 3 महीने होते हैं, उसमें काफी हद तक आपको ट्रैवलिंग अलो किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लिफ्टिंग हेवी वेट, वजन नहीं उठाना है, लेकिन कितना वजन, मतलब आप अगर हमेशा उतना उठा रहे हो तो आप काफी हद तक वो कर सकते हो, लेकिन इतना वजन नहीं उठाना है, या फिर ऐसी कंडीशन में नहीं उठाना है कि जिसका प्रेशर आपके गर्भाशय पे आए। ठीक है। तो ये आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है। एक ये क्या आ गया, हाँ, चलो नेक्स्ट इज, मुझे लग रहा है वो डूज एंड डोंट्स काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिए हैं सबको। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सम माइनर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सब मैंने जैसे बताया था कि हर प्रेगनेंसी अलग है और हर पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी होता है, चेंज होता है। तो जनरली सब लोगों को ये फेस करना पड़ता है कि नौशिया कुछ ना कुछ हद तक हर पेशेंट को नौशिया होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। वोमिटिंग तो होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, वीकनेस रहता है, ऐसा लगता है कि बुखार जैसा लगता है कि बीमार है हम, ऐसा फीलिंग रहता है। उसकी वजह से पूरी बदन में दर्द है, ऐसा पेशेंट बोलते हैं। कभी सर दर्द रहता है, और कभी कोई पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं हमें नींद नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो चीजें आप फील कर रहे हो ये ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस है। देखिए, आपकी जो बॉडी अब तक चल रही थी, मतलब करीब अगर 20-22 साल में अगर आप कंसीव कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो अब तक जो 20 साल तक आपकी जो बॉडी मेंटेन चल रही थी, वो अभी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए कुछ हार्मोन्स बदल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये सिम्टम्स आते हैं। ये जनरली टेम्पररी होते हैं, 3 महीने हो जाने के बाद ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी यानी कोई आप बीमारी नहीं है ना। आपको ये कुछ दिनों तक ही बस बियर करना है, उसके बाद ये अपने आप कम होने वाला है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस है और जो कि आपके बेबी के लिए नेसेसरी होते हैं। तो आप अगर 4 बार पेशेंट डॉक्टर के पास में जाएंगे कि नहीं मुझे बहुत उल्टी हो रही है, आप अगर देखो जिनको है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि एक होता है ना सहन शक्ति, कि किसी को एक वोमिटिंग हो जाती है तो वो एक वोमिटिंग में डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं, और कुछ ऐसे होती है कि 6-7 वोमिटिंग्स पर डे हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाती नहीं, वो बोलती कि नहीं ये तो नॉर्मल होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ डॉक्टर की जरूरत है, और कुछ चीजें आप खुद घर पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए, लेकिन अगर डॉक्टर ने सब चेक करने के बाद वो बोल रहे कि नहीं दिस इज फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल है, कुछ दिन में आपका कम हो जाएगा, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो वो आप उतना एक्सेप्ट कर लो कि हाँ दिस इज नॉर्मल, ओके। और एक चीज हम देखते हैं कि काफी टाइम कॉन्स्टिपेशन ये कंप्लेंट लेके आते हैं पेशेंट। एक तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी रहने के बाद वॉकिंग कम हो जाती है, एक्सरसाइज तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन डेली रूटीन ही पेशेंट कुछ हद तक कम कर देते हैं। उनको डर लगता है कि मैं ज्यादा कुछ चलूंगी या उससे मेरे बेबी को प्रॉब्लम ना हो जाए। डाइट में भी कुछ अलग अलग लेने की कोशिश में, जो जनरल डाइट होता है कि फाइबर्स होते हैं, सैलेड होता है, वो कम खाया जाता है। पानी का इंटेक जो नॉर्मली 2 लीटर अगर पी रहे हैं तो प्रेगनेंसी में वो 3 लीटर करना चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ गई है बॉडी की। लेकिन अगर आप पानी नहीं बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन होना है, ठीक है। तो पहले आप डाइट और इन चीजों से कोशिश करें कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके बाद हम मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 100% सेफ मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है। 100% सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन 100% सेफ नहीं होती है। हर किसी के अपने अपने साइड इफेक्ट्स है। अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर को देने पड़ेंगे, लेकिन जो कम साइड इफेक्ट देती है वो मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग जो खुद यूट्यूब पे देखते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं, आजकल जो मदर्स है वो बहुत एजुकेटेड है, वो चाहती है कि वो खुद का भी ख्याल रखे और बेबी का भी। तो बहुत लोग होंगे कि जिनको ये पता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये अभी तक नहीं पता है, इसलिए मैंने स्लाइड ऐड की है इस पे। तो देखिए वार्निंग साइंस होते हैं कि हमने जो पहले देखे वो तो सब माइनर कंप्लेंट्स है, वो तो ठीक है चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग आ रहा है, हो सकता है कि सिर्फ पैरों पे हो, कभी हो सकता है कि चेहरे पे आ सकता है, पेट पे आ सकता है, या फिर पूरे बॉडी पे हो सकता है, या फिर खुजली हो रही है किसी कारण, और ऐसे लोकल नहीं पूरे बॉडी पे खुजली हो रही है, या फिर आपको वजाइनली ब्लीडिंग हो रहा है, खून जा रहा है, जो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में खून जाना ये नॉर्मल नहीं है। और कभी कभी जो बच्चे 5 महीने के बाद में आप समझने चालू हो जाता है कि बच्चा पेट में घूम रहा है या नहीं है, लेकिन पहले समझ रहा था और अभी नहीं घूम रहा है, ऐसा अगर आपको डाउट भी आ रहा है, तो ये चारों में से कुछ भी तकलीफ आपको होती है, तो आपको टाइम ना देखते हुए पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में मुझे अभी 12 बजे तकलीफ हो रही है इनमें से कुछ, तो मैं अभी कल सुबह चले जाते हैं, या फिर 2 दिन हमारे घर पे शादी है तो फिर हम रुक जाते हैं, फिर चले जाएंगे डॉक्टर के पास। ऐसे नहीं करना है। ये सब की सब वार्निंग साइंस है। आपको आपकी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ऑलवेज 24/7, आपके डॉक्टर जो होते हैं डिलीवरी जहां आप करवाने वाले हो, वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। अगर इनमें से कुछ भी तकलीफ अगर आपको होती है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए अभी हमने तो सब प्रॉब्लम्स देख लिए, वार्निंग साइंस देख लिए, लेकिन ये बात समझिए, देखिए पिक्चर में ही आप समझ पा रहे होंगे प्रिकॉशंस। हमेशा सुनते होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, कि कुछ चीज मतलब बीमार हो, अगर आप बीमार हो तो उसकी ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि आप बीमार हो ही नहीं। और ये तो जनरली ही ये रूल है, अगर आपको अच्छी हेल्प चाहिए तो आप बीमार होने के पहले ही प्रिकॉशन कर लीजिए, ट्रीटमेंट लेना फिर आपका अवॉइड हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रेगनेंसी,
ठीक है। प्रेगनेंसी देखो पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रिकॉशन लेने की वजह से आप जो आगे चल के 4 मेडिसिन आपको खानी पड़ सकती है वो अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो हम वो प्रिकॉशंस अगर फॉलो करें, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी मेडिसिन 100% सेफ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बीमार हो गए, जैसे देखो हम बताते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं कि हाँ आप हील की सैंडल मत पहनिए, आप ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, हम बोलते हैं कि बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि ये इन सब चीजों के बाद अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो मुझे मेडिसिन तो देनी पड़ेगी। और फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मैडम इससे मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखो अगर आपको बुखार आया है, आपको सर्दी खांसी हुई है, तो अगर हम उसे बिना ट्रीटमेंट करे अगर छोड़ दे तो वैसे भी बेबी को तकलीफ तो होने ही वाली है, ठीक है। तब तो मुझे आपको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो कोशिश हमें इसलिए ये करना है कि हमें बीमार नहीं होना है, ठीक है। प्रिकॉशंस लेनी है, हम ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, हील की सैंडल नहीं पहननी है, आप क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग में रोड जो खराब होता है उस पर से नहीं जाएंगे, स्पीड वाले व्हीकल नहीं यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस। देखिए प्रेगनेंसी, मैंने अभी बताया आपको कि प्रेगनेंसी ये कोई डिसीज नहीं है या फिर बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन यानी आपके चेकअप कराना जरूरी होता है, ठीक है। तो 2 तरीके के चेकअप होते हैं, एक तो आपकी खून की जांच की जाती है, पेशाब की जांच की जाती है, तो इसे हम लोग एएनसी प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो प्रेगनेंसी रहने के पहले करे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप तभी डॉक्टर के पास जाके जितनी जल्दी हो सके सब इन्वेस्टिगेशंस कर लीजिए, जिसमें कि हीमोग्लोबिन किया जाता है, प्लेटलेट किया जाता है, HIV ऑस्ट्रेलिया एंटीजन किया जाता है। मुझे लगता है आप सब लोगों ने ये किया होगा, ठीक है। उसके बाद आजकल नए हमें बहुत थायराइड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो हम थायराइड भी रेगुलरली चेक कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने जल्दी थायराइड हमें पता चल गया तो आगे उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और होता है शुगर। शुगर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपकी नॉर्मल, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है प्रेगनेंसी में कि आपको कभी नहीं थी। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि पहले मुझे ऐसी तकलीफ बिल्कुल नहीं थी लेकिन अभी हो रही है। तो ये समझ जाइए कि कुछ चीजें प्रेगनेंसी अपने साथ लेके आएगी, ठीक है। तो पहले हम रिपोर्ट्स में पता कर लेते कि आपका बेसिक क्या क्या है, और प्रेगनेंसी में कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ चीजें रिपीट की जाती है। अगर वो कम है या बढ़ गई है तो वो प्रेगनेंसी की वजह से है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। और बात आती है सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी की अगर बात मैं करूँ तो हम बेबी अपना कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये अगर हमें पता करना है तो सिर्फ हमारे पास सोनोग्राफी यही एक चेकअप बचता है, ठीक है। तो पहले 3 महीने में एटलीस्ट 3 सोनोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। आपके डॉक्टर आपको सब बताएंगे। लेकिन जो 5th मंथ की सोनोग्राफी होती है जिसे एनोमली स्कैन या फिर एबनॉर्मेलिटी स्कैन ऐसे बोला जाता है, इसमें बेबी के सब डिटेल ऑर्गन की स्टडी होती है, उसका हार्ट देखा जाता है, ब्रेन देखा जाता है, फेफड़े जो होते हैं वो देखते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो चेक की जाती है। यानी ओवरऑल क्या कि आपका जो बेबी बन गया है अभी 5 महीने का वो हेल्दी है या नहीं, ये सब देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये आजकल आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आजकल कुछ कुछ एबनॉर्मलिटी बढ़ते जा रही है ना। पहले के जमाने में नहीं था, लेकिन डायबिटीज है यानी शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम है, जो कि कोई पेशेंट को पहले से होता है या फिर किसी को प्रेगनेंसी में शुरू होता है, ठीक है। अगर किसी को है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना होगा इस बारे में तो एक मैंने चीज डाली है इसमें, पीसीओएस, पीसीओडी, काफी लोगों ने सुना होगा। आजकल की जो गर्ल्स है ना, बच्चियां हैं, उनके आप सुनते होंगे कि पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते हैं, किसी को तो दवाई लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। अगर ऐसी अगर कंडीशन आपकी है और उसके बाद में अगर आपको प्रेगनेंसी रहती है तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीओडी के प्रेगनेंसी अगर रहती है तो बेबी में मतलब बेबी का अबॉर्शन होने के चांसेस
चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए कुछ डॉक्टर पहले ही आपको पहले बता देंगे कि आपकी ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है, आपको ज्यादा केयर करनी है बाकी लोगों से ज्यादा। लेकिन इसके आगे मैं बताना चाह रही हूँ कि पीसीओडी के पेशेंट की जब प्रेगनेंसी होती है तो उनमें उनको प्रेगनेंसी का डायबिटीज और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ना, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके आजू बाजू में है जिनको पीसीओडी है और अभी वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो उनको आप जरूर बताइए कि उनको डॉक्टर की सलाह रेगुलर लेनी जरूरी है। ओके, देखिए, अभी आप हो, आपके दिमाग में भी बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैडम ने ये बताया, मुझे इसके बारे में पूछना है। लेकिन कुछ जो हमेशा के क्वेश्चंस हम ओपीडी में सुनते हैं पेशेंट से, तो उनका कहना होता है कि मैडम हम एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, हम जिम जा सकते हैं क्या, हम स्विमिंग कर सकते हैं क्या, यानी तैर सकते हैं क्या, हम घूमने जाना है हमें, हम जा सकते हैं क्या, या फिर हेवी वजन उठा सकते हैं क्या। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है जो यहाँ मैं लिखना मिस कर गई हूँ, जैसे कि हम संबंध रख सकते हैं क्या, है ना। तो क्या है कि हर कोई पेशेंट और प्रेगनेंसी अलग अलग है, ये तो बहुत बार अभी आपने सुन लिया। लेकिन जैसे देखो, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे ये जो औरत है उसका काम ही है कि हेवी वजन उठाना। ठीक है, तो उसकी बॉडी को उसकी आदत है। कुछ जो लोग होते हैं, आप सुनते होंगे कि जो हीरो हीरोइंस एक्ट्रेसेस होती है, वो जिम करती है, योगा करती है, शीर्षासन करती है, लेकिन वो उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रेगनेंसी में वो शुरू किया है, उनकी जिंदगी में वो रूटीन है उनका। ठीक है, तो एक पक्की लाइन आपके दिमाग में रख दीजिए कि आप जो करते आए हो अब तक वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अभी प्रेग्नेंट हो गए हो तो इसीलिए आप कुछ नया करना चाह रहे हो, बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि आप वो करो। ठीक है, एक्सरसाइज में फिर आप वॉक कर सकते हो, योगा मैंने बताया आप कर सकते हो, जिम तो अगर आपने कभी नहीं की है तो बिल्कुल मत जाइएगा जिम में। स्विमिंग, अगर आपको आदत है हमेशा स्विमिंग करने की तो आप कर सकते हो। ट्रैवलिंग में अगर देखा जाए तो रोड ट्रैवल से अच्छा ट्रेन ट्रैवल को माना जाता है। अगर आपको बहुत ही जरूरी है ट्रैवलिंग करना तो कोशिश करिए कि आप ट्रेन से जाए। ठीक है, कंपैरेटिवली वो कम रिस्की होती है। और लिफ्टिंग हेवी वेट का तो मैंने आपको बता दिया कि पेट पे प्रेशर आए इस तरीके का वेट हमें नहीं उठाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं कि जो किचन होता है उसके ऊपर अगर कुछ बर्तन है जो 5-6 किलोग्राम का होगा, तो वहां से आपने उठा लिया तो दैट इज ओके। लेकिन फिर नीचे जमीन पे रखा हुआ है, वहां से अगर उतना ही वजन आप उठा रहे हो तो आपके पेट पे उसका प्रेशर जरूर आएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ के सोच के करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, डाइट, आज मैं डाइट पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, इसके लिए एक अलग से भी लेक्चर लिया जा सकता है ना। लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता दूं कि एक नया जीव आपके गर्भाशय में पनप रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ के लिए आप समझिए कि सिर्फ 2 सेल होते हैं। सेल यानी इतने छोटे होते हैं, अगर आप में से किसी ने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो आप समझ पाओगे। इतने छोटे सेल होते हैं कि वो आंखों से बिल्कुल नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। तो इतने 2 सेल, छोटे सेल से आपका करीब करीब 3 किलो का बेबी बनने वाला है। ठीक है, तो ये बेबी बनने के लिए उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, विटामिन है, उसमें ए और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने डीएचए वाले कुछ मेडिसिन खाए होंगे पहले 3 महीने में, जिससे कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई, इसलिए दिया जाता है। और बाकी जितनी भी सात्विक चीजें हम बोलते हैं, देखिए क्या होता है, अभी 2 चीजें हैं कि कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है। तो जो आप खाते हो हमेशा से वही चीजें आपको खाना है। ठीक है, तो ये आप मेडिसिन में फॉर्म में भी ले रहे हो और डाइट फॉर्म में भी ले रहे हो। तो अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा। हाँ, अभी बीइंग आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट मैं इस पे थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप देखिए गर्भ संस्कार तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि गर्भ संस्कार को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है औषधि गर्भ संस्कार, यानी जिसपे आप मेडिसिन खा रहे हो जो बेबी के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दूसरा होता है विहार, यानी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो होता है विहार टाइप ऑफ गर्भ संस्कार। एंड थर्ड होता है आध्यात्मिक, यानी आप जो अभी ओमकार बोल रहे थे, अभी मैंने 2 मिनट पहले जब ज्वाइन हुई थी आप सब ओमकार बोल रहे थे, तो इसका जो इफेक्ट आएगा बेबी पे वो कैसा होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, तो आप लोग आध्यात्मिक तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी औषधि गर्भ संस्कार भी करना है तो आप अपने आजू बाजू में जो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे आपको डॉक्टर प्रेरणा भी बताएंगे इस बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जनरली क्या होता है कि एक गर्भपाल रस आता है, शतावरी कल्प आता है, लघु मालिनी वसंत आ रहा है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जैसे कि एसिडिटी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है बुखार जैसा हमेशा लगता है, मैं बीमार है, सो के रहने की इच्छा होती है, इन चीजों में ये दवाइयां बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी वैसे ही मधुमालिनी वसंत ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड ट्राइमेस्टर में हम सुवर्ण मालिनी वसंत, यानी जिसमें सोने का भस्म होता है ना, सुवर्ण का भस्म होता है, जो कि आपको आगे चल के मतलब जो बेबी का जो ब्रेन है, मतलब इम्यूनिटी के लिए तो काम में आता ही है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग ये मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा जैसे कोई किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर किसी को बैक एक है तो मसाज के लिए हम कोई ऑयल दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से आपको आपके डॉक्टर जरूर बताएंगे। हाँ, शायद हो सकता है कि ये एक चीज आप नया आज सुन रहे हो, सुख प्रसव ट्रीटमेंट। ठीक है, सुख प्रसव ऐसे हिंदी या फिर संस्कृत वर्ड है, ऐसा हम बोलेंगे। तो प्रसव यानी डिलीवरी। अगर आप चाहते हो, एक्चुअली सभी पेशेंट चाहते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराए, ठीक है, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी की जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि एक तो जो फीमेल्स होती है वो एक्सरसाइज कम कर रही है, बैठ के जो जॉब्स होती है बहुत सारी फीमेल्स की, और लेट कंसीव कर रही है। एज का अगर हम बात करें तो लेट कंसीव कर रही है। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं जिससे कि नहीं होता है। उसके साथ में आप लोग सुन रहे होंगे कि पानी कम हो गया, जो बेबी के आजू बाजू में पानी कम हो जाता है, कभी उसका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है, आईयूजीआर जिसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा किसी के रिपोर्ट्स में। ये चीजें होती है। कभी हम सुनते हैं कि जो नाल होती है बेबी की उसके गले में फंस गई है। तो ऐसी चीजें अगर होती है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हुए भी डॉक्टर को कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो पानी कम होना, बेबी का वजन कम होना, ये चीजें ना हो, बेबी हेल्दी हो, इस चीज के लिए जो मैंने अभी बताया था आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि प्रिकॉशन, आप बोलेंगे कि हाँ अभी पानी कम हो गया है, अभी आप मुझे ट्रीटमेंट बताइए मैडम, तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो टाइम था वो निकल गया है अपना। तो जनरली पहले ही आप मेडिसिन ले लीजिए जिससे कि बेबी को आईयूजीआर नहीं होगा, पानी कम नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे की बात, तो आपने 9 मंथ्स तक ये सब फॉलो किया, एक्सरसाइज की, आपने सब मेडिसिन भी खा ली, लेकिन लास्ट जो महीना होता है 9 मंथ में, आयुर्वेद में बताया गया है कि आप एक एनिमा का कोर्स होता है। एनिमा यानी शायद आप समझ रहे होंगे, जो गुद का भाग होता है ना, लैट्रिन का जो भाग होता है, वहां से ऑयल डाला जाता है। ठीक है, ये पिक्चर में आपको शायद समझ में आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये तेल डाला जाता है 90 महीने में। और दूसरा होता है कि वजाइना में, माहवारी की जो जगह है वहां पे, ये जो कॉटन का बना है ना, टैम्पून पिच्चू बोलते हैं उसे, वो तेल में भिगो के, तेल का मुझे बोलते हैं कॉटन का फाया बोलते हैं शायद हिंदी में। तो ये जो फाया है वो तेल में भिगो के, वो भी दवाई अलग से तेल अलग बना हुआ होता है जो प्रेगनेंसी में हम यूज कर सकते हैं, उसे भिगो के आपके वजाइना में इसे रखा जाता है। ठीक है, तो ये 2 ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिससे कि पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कभी ट्राई कर सकते हो। हाँ, आज का भले ही हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा इस बारे में बता दूं कि डिलीवरी हो जाने के बाद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसे सुतिका बोला जाता है या फिर पोस्ट डिलीवरी केयर हम बोलते हैं। ठीक है, अब तक क्या था, जो गर्भ था
यानी आपके यूट्रस में वो बेबी था लेकिन अभी आपके गोदी में आ गया है ना। गोदी में आ जाता है तो उसके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बेबी के लिए भी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाई आती है। देखिए आज शायद आपको पता होगा, आज पुष्य नक्षत्र है ना, आज एक दिन भी अच्छा है, पुष्य नक्षत्र है। तो आपके आजू बाजू में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे आप देखना, वहां पे क्या करते हैं, वो सुवर्ण प्राशन कराते हैं। जो जस्ट डिलीवरी हुई बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चे को सुवर्ण प्राशन किया जाता है, जिसमें सुवर्ण भस्म और शहद और कुछ ये होते हैं, घी होते हैं, जो दवाई वाले घी होते हैं, वो के ड्रॉप पिलाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे के इम्यूनिटी के लिए और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत फायदा हम देख रहे हैं। और छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं डिलीवरी के बाद, बेबी बहुत रोते हैं, पेट में गैसेस बन जाती है, तो घर में आप जो करते हो ना, आपकी जो सासू माँ है या फिर आई मम्मी है, वो लोग जो आपको देते हैं वो सब आयुर्वेदिक दवा ही है। तो उसमें कोई ये मतलब गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है, ये आपके जो घर में बड़े लोग हैं उनको कितना पता है, हमें नहीं पता। कभी गलत भी मेडिसिन दी जा सकती है। घर का है इसलिए उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है, मेडिसिन ही है, आयुर्वेदिक भी क्यों ना हो, मेडिसिन है, तो सोच समझ के लेनी चाहिए। और हाँ, मदर के लिए, बेबी का तो मैंने बता दिया, लेकिन मदर के लिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि वजन कम करने के लिए लोग चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करें। बैकएक काफी पेशेंट होते हैं सीजर के बाद में या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी उनको कमर के दर्द चालू हो जाता है, किसी के हेयर फॉल बहुत होता है, किसी को पाइल्स हो जाता है ना डिलीवरी के बाद। ऐसे सब प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है जो कि आप करवा सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, अभी लास्ट की किसी को अगर कुछ पूछना है, जो मैंने इतना सब बता दिया है, इसमें किसी को अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।